क्लास 10 स्टूडेंट्स, हाजिर हूं मैं एक नए वन शॉट के साथ में और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडरसेट चैनल पे। हम लोगों ने अभी तक जो है काफी सारे चैप्टर, पूरा हिस्ट्री हमने वन शॉट में कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी हम लोग कर चुके हैं, अब सिविक्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो सिविक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, आज हम उसी को वन शॉट में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो चैप्टर है बेसिकली इतना लंबी चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है और इसको दो स्टोरीज के जो है माध्यम से जब हम समझेंगे तो ये हमें बहुत इजी लगेगा। अभी तक का जो हमारी जर्नी रही है, मुझे लग रहा है आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप लोगों का रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर आप लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी है किसी भी कंट्री के अंदर पावर को शेयर करना। किसी भी एक आदमी के हाथ में अगर पावर रहेगी तो उसका मिसयूज करेगा, बट जब वही पावर बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सभी लोग बहुत सोच समझ के अपनी पावर का यूज करेंगे। तो मेनली इसी मुद्दे के ऊपर जो है ये चैप्टर हमारा पावर शेयरिंग। मेनली हम दो स्टोरीज में इसमें पढ़ेंगे, दो कंट्रीज के केस स्टडी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दो कंट्रीज की केस स्टडीज हम इसमें देखेंगे, एक है बेल्जियम और एक है हमारा श्रीलंका। तो इन दोनों की हम लोग पहले केस स्टडी समझेंगे, फिर हम उससे कंक्लूड करेंगे कि पावर शेयरिंग होना क्यों बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री को अच्छी तरीके से रन करने के लिए, स्मूथली वहां की गवर्नमेंट को रन करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। अब हम लोग जब इस चैप्टर की तरफ आप लोग चलेंगे ना तो इसमें बेसिकली जो चीजें आपको दिखाई देगी वो क्या है, वर्ड से ही आपको क्लियर है कि पावर को शेयर करना, यानी कि ये पावर जो है किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होगी, ये जो क्या होगी डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट जो है हमारे पास ऑर्गन्स में डिवाइड होगी। यही हमारा ये चैप्टर हमें बता रहा है कि या तो उसको ऑर्गन्स में या फिर हम उसको लेवल्स में डिवाइड करेंगे। हमारी कंट्री में तो डिफरेंट ऑर्गन्स में भी डिवाइडेड है और हमारी डिफरेंट लेवल्स पे भी है। अब हमने यार जब भी हम बात करते हैं कि अगर आप किसी एक आदमी के हाथ में, एक कम्युनिटी के हाथ में अगर पावर दोगे तो उससे क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको सिविल वॉर जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जब हम दो केस स्टडीज को इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे तब हमें चीजें समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। अब देखो हमने कहा पहले हम उस वर्ड पे जाते हैं कि पावर क्या होती है। तो मैंने आपको बेसिकली ये चीज समझा दी कि पावर जब डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में और डिफरेंट लेवल्स में जब डिवाइड होती है तो उसको पावर शेयरिंग कहा जाता है। किसी एक आदमी के आप हाथ में पावर को नहीं दे सकते। व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, रादर इट इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, इट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। अगर मैंने कहा डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड है तो ये हम किसी एक के हाथ में नहीं दे रहे हैं, हम लोग इसमें कैसे करेंगे, हम लोग उसको डिफरेंट जो है इसमें डिवाइड कर देंगे। अब इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि हम लोग उसको डिफरेंट, उसमें ऑर्गन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जब भी पावर को हम डिफरेंट ऑर्गन्स में बात करते हैं तो तीन हमारे पास में आता है। एक आता है लेजिस्लेचर, एक हमारे पास में होता है एग्जीक्यूटिव और एक हमारे पास में होती है जुडिशरी। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे अलग जो भी सारी पावर हमारी कंट्री के पास में है वो इन तीन ऑर्गन्स के पास में डिवाइडेड है। किसी एक के पास में ज्यादा पावर नहीं है, किसी दूसरे के पास पावर कम नहीं है। तो जब हम लोग बात करेंगे एक आइडियल हम सोसाइटी की बात करते हैं, आइडियल कंट्री की बात करते हैं, आइडियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें पावर को डिफरेंट लेवल्स पे या डिफरेंट ऑर्गन्स में हम डिवाइड करते हैं। ये तो ऑर्गन्स में डिवाइड हो गया। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, आगे आपके चैप्टर में आगे ये टॉपिक दे रखा है, अगर लेवल्स की बात करी जाए तो एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है हमारा स्टेट लेवल पे और एक हमारा तीसरी टाइप का होता है जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। क्लियर है? तो अगर हम इसको डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड करें तो इस तरीके से डिवाइड होगी, डिफरेंट लेवल्स में अगर हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं तो वो इस तरीके से होगी। तो ये चैप्टर इसी पूरे मुद्दे के आसपास में आपको घूमता हुआ नजर आता है। अब हमने क्या कहा कि अब हम लोग दो कंट्रीज हैं, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका, इनकी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप वहां समझोगे कि वहां पे किस तरह की डेमोक्रेसी रन कर रही है। दोनों की जो है तरीका अलग अलग था अपनी कंट्री को संभालने का, वहां की डाइवर्सिटी को संभालने का, तो उसके रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं। तो इस चैप्टर में यही सारी चीजें डिस्कस की गई है। अब हम लोग अगर बेल्जियम की बात करते हैं
तो अगर बेल्जियम की मैं बात करूं तो बेल्जियम एक बहुत छोटा सा जो है कंट्री है। अगर हम लोग अगर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलते तो ये केवल हमारा जो स्टेट है ना हरियाणा, उसके जितना ही है। ये हमारा जो स्टेट है, अगर इसके बारे में बात करें तो हमारे जो हरियाणा स्टेट है उतना ही ये बड़ा है, मतलब कंट्री है वो, ये हमारे यहाँ पे एक स्टेट है छोटा सा। तो हमारे जो बात करते हैं बेल्जियम हरियाणा जितना ही है, बस इतनी ही उसका एरिया है। और अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन भी नियर अबाउट जो है हरियाणा के बराबर ही मान लो, तो 1 करोड़ के करीब वहां की पॉपुलेशन इसमें गिवन है। यानी कि छोटा सा प्यारा सा देश है जहां के अंदर आप देखोगे कि बहुत डाइवर्सिटी है। वहां पे अलग अलग रीजन में अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल रहे हैं। तो जब डाइवर्सिटी होती है, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर दिया तो शांति रह सकती है। बट अगर इस डाइवर्सिटी को हमने अच्छे से हैंडल नहीं किया है तो आपको सिविल स्ट्राइक देखने को मिलता है, लोगों के बीच में जो है आपको टेंशन देखने को मिलता है। तो यही चैप्टर है इसमें। तो जो हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम छोटा सा है, इसकी कैपिटल जो है ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स जो इसकी कैपिटल सिटी हो गई, ये इसकी अगर एरिया की बात करें तो हरियाणा स्टेट जितना है, पॉपुलेशन भी इसके नियर अबाउट इतनी ही है। बट उसमें अलग क्या चीज है, अब इसमें देखोगे जो बेल्जियम है ना, वहां पे अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। कैसे? ये बेल्जियम है, बेल्जियम में आप देखोगे तो 2 रीजन है, एक है फ्लेमिश, एक है वेलोनिया। ये 2 रीजन गिवन है वहां पे। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। जो फ्लेमिश रीजन है वहां पे डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, और जो वेलोनिया वाला पार्ट है वहां पे जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है। यहाँ की जो सिचुएशन है वो आप समझना कि ये वाली बात है कि पूरे बेल्जियम में अगर आप देखते हो, पूरे अगर बेल्जियम को ओवरऑल देखते हो आप, तो वहां पे जो है डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। बट अगर आप कैपिटल सिटी पे जाते हो तो ब्रसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। ये वही बात हो गई कि इंडिया, ओवरऑल इंडिया में आप देखो तो वहां पे क्या है, डच बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। बट हमारी जो कैपिटल सिटी है वहां पे जो है फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। इस तरीके से क्या होगा कि जो कैपिटल सिटी में ज्यादा लोग बोलने वाले थे वो फ्रेंच है, तो यानी कि जो ज्यादा वहां पे सुपियोरिटी थी या हमने जो सुप्रीम मानी जा रही थी वो क्या थी, ये थी हमारी फ्रेंच। तो अब जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको क्या लगता था कि फ्रेंच जो लोग हैं, क्योंकि इनकी ब्रसेल्स में बहुत ज्यादा इनकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी होने की वजह से इनको जॉब्स में भी बहुत बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इनको जो भी मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इनको ज्यादा दिया जा रहा है। तो इसको लेके क्या लोगों में तनातनी होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से जो है इनके बीच में एक टेंशन देखने को मिलती है। तो अगर हम टोटली बात करूं तो फ्लेमिश जो लोग थे वो 59% जो है, पूरा जो हम बात करें डच स्पीकिंग लोग कितने थे, 59% लोग जो थे क्या थे, डच बोलने वाले लोग थे। अब बाकी बचे हुए जो हमने बात करी है यहां पर, जो 39% लोग होंगे वो कौन थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। बाकी 1% जो बच रहा है, 1% जो लोग थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। ठीक है। अब मैंने कहा अगर इतनी डाइवर्सिटी है कि भैया, अब ये मैंने सिचुएशन आपको पूरी बताई है, ये मैंने पूरी बताई है आपको बेल्जियम की। ठीक है, ये बेल्जियम की स्थिति है जहां पे डच स्पीकिंग लोग ज्यादा है, 59% के करीब जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, सॉरी ये यहाँ पे हो गया 41, ये 40 हो गया यहाँ पे, ये थोड़ी सी यहाँ पे इसको करेक्शन करते हैं अपन। जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें टोटल 41% इसमें बच रहे हैं, जिसमें से 40% लोग क्या बोलने वाले हो गए, 40% लोग बोल रहे हैं हमारे सामने जो फ्रेंच, और 1% लोग जो बच रहे हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो यानी कि आप देखोगे जब पूरी बेल्जियम को, आप बेल्जियम को जब आपने देखा है तो आपको पता चला डच लोग ज्यादा हैं, जो डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी मेजोरिटी है यहाँ पे पूरे बेल्जियम में। बट ब्रसेल्स में आप जब जाओगे तो वहां पे उल्टा है। वहां पे उल्टा कैसे है, वहां पे उल्टा ऐसा है कि वहां पे जो है लोग फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन जो है वहां पे ज्यादा है, वो है 80%, और डच स्पीकिंग है वहां पे डच स्पीकिंग है वहां पे 20%। तो अब देखो
यहाँ पे इनकी कितनी मेजोरिटी है, 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारी कैपिटल सिटी है उसकी हमेशा इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो जहां पे जिसकी मेजोरिटी होगी वो हमेशा पावरफुल होंगे, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, सोसाइटी में उनको ज्यादा होगा, इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होंगे। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे ना, जो कि उनकी मेजोरिटी जो है ब्रसेल्स में बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जो है उनको हर जगह हमने कहा पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल रहा था, साथ ही साथ सोशली भी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस थे। तो जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको लगा हम पूरे के पूरे जो बेल्जियम में हमारी मेजोरिटी है, फिर भी यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को ज्यादा जो है प्रायोरिटीज दी जा रही है, तो ऑब्वियस है ना उनको लगने लगेगा, फिर वो अपना गुस्सा दिखाएंगे। तो इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी, दोनों के बीच में जो है सिविल स्ट्राइफ देखने को मिलेगी, खींचातानी देखने को मिलेगी, ये चीज यहाँ पे हो रही है। टेंशंस देखने को मिलेगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत वॉर जैसी कंडीशन बन जाएगी, बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं इसमें। तो ये सारी टेंशन यहाँ पे देखने को मिलती है हमें, कहाँ पे, बेल्जियम के अंदर। तो ये पूरी स्टोरी थी कहाँ की, बेल्जियम की। ठीक है, तो एक बार इसको वापस हम लोग रीड कर लेते हैं। दो चीजें दिमाग में रखना, एक हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर, मतलब बेल्जियम का एग्जांपल मैं इंडिया से ले रही हूं आपको, तो बेल्जियम पूरा आपको एक चीज देखनी, पूरे बेल्जियम में किसकी मेजोरिटी है, और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, हमारी कैपिटल सिटी जो है ब्रसेल्स, उसमें क्या स्थिति है। तो ये दोनों चीजें हमें कंपेयर करनी है। एक जो है पूरे इंडिया में पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, अगर ब्रसेल्स की बात करते हो तो वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं। तो क्योंकि वो कैपिटल सिटी में उनकी मतलब मेजोरिटी है, इस वजह से उनको हर जगह, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशली हो, सब तरीके से उनकी जो है पावर ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो है डच और फ्रेंच जो लोग हैं उनके बीच में तनातनी हमें देखने को मिलती है, और ये बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती है, और आपस में मनमुटाव होने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और काफी लोग मारे जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें लगती है। तो इन बेल्जियम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज इन माइनॉरिटी इन कैपिटल ब्रसेल्स, बट दे वर रिलेटिवली रिचर एंड पावरफुल। ये चीज देखो यहाँ पे, अगर आप बेल्जियम में देखते हो ना कि वो उनकी क्या बहुत माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग की, लेकिन कैपिटल में उनकी बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, इस वजह से वो ज्यादा प्रॉस्पेरस है, वो पावरफुल भी बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हैं। अब डच गॉट ये मतलब सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि बेल्जियम के अंदर तो क्या है, जो डच है उनको ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और जो कैपिटल सिटी है वहां पे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को ज्यादा माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो एक टाइम पीरियड आता है 1950 से लेकर 60s वाला, जब आप देखोगे कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। वर्स्ट किस तरीके से होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब हर आदमी चाहता है, जो डच स्पीकर्स हैं, डच स्पीकर्स का कहना है कि हम लोग मेजोरिटी है बेल्जियम के अंदर, बट हमें किसी तरह के बेनिफिट्स आप नहीं देख रहे हो, ये सारी चीजें हो रही। तो उन लोगों ने लेके इसको इश्यू बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहां से शुरुआत होती है मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली, कि उनको पावर ज्यादा है, हमें पावर कम है, ये सारी की सारी चीजें हैं। बेल्जियम की एक बार स्टोरी हमने समझ के एक साइड में रख दी कि वहां पे तनातनी स्टार्ट हो गई है। अब बेल्जियम की गवर्नमेंट उससे कैसे सुलझेगी, किस तरीके से वहां पे डिसीजन लिए जाएंगे, ये हम सेकंड बात में मतलब श्रीलंका को समझने के बाद में समझेंगे। वहां की एथनिक कंपोजिशन आपने समझ लिया, कहाँ का, बेल्जियम का। अब एथनिक कंपोजिशन हम देखेंगे श्रीलंका का। तो श्रीलंका के अंदर आप क्या देखोगे, यहाँ पे भी आप श्रीलंका जस्ट हमारे इंडिया का हमारा नेबर जो है, हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे आप चीजें देखोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तकरीबन मतलब अगर मानते हैं हम लोग 2 करोड़ के आसपास इनकी वहां की पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्या है, श्रीलंका वाली कंडीशन देखो। अब श्रीलंका में है तो मेनली जो है 2 लैंग्वेजेस वहां बोलते हैं, एक है सिंहाला और दूसरी है वहां पे तमिल। ये 2 लैंग्वेजेस वहां पे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सिंहाला बोलने वाले लोग जो है वो 74% है। क्लियर, 74% जो लोग हैं सिंहाला लैंग्वेज बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा 18% जो है तमिल लैंग्वेज बोलने वाले। क्लियर, मतलब अगर हम लोग वहां की डाइवर्सिटी को देखते हैं तो 74% लोग हैं जो सिंहाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, और जो तमिल है वो 18%। अब तमिल जो है उनको भी आगे क्लासिफाई किया गया है। अब इसमें हमने कहा 2 तरह के हैं, एक है नेटिव तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। ठीक है, अब समझना नेटिव तमिल्स क्या है और इंडियन तमिल्स का। नेटिव तमिल्स मतलब जिनके एंसेस्टर्स या हमने कहा जो 4 फादर्स हैं वो बहुत लंबे टाइम से जो है श्रीलंका के अंदर रह रहे थे, मतलब उनके पापा के पापा मतलब परदादा, उनके आगे की फैमिलीज मतलब बहुत
मतलब पीढ़ियों से पीढ़ियां वो लोग जो है अगर श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं तो उनको नेटिव श्रीलंका मतलब सॉरी नेटिव तमिल्स का है। एक्चुअली ये तमिलनाडु से होंगे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, बट उनको रहते रहते टाइम बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पे, इसलिए उनको नेटिव तमिल्स कहा जाता है श्रीलंका। अब दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे प्लांटेशन होता था, प्लांटेशन की वजह से क्या होता था कि वो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोगों को भेज देते थे लेबर्स के रूप में। तो ऐसा ही हुआ था कि ये लोग इंडिया के लोग थे, फिर उनको वहां पे सेटल कर दिया गया था, तो प्लांटेशन में काम आते थे वो लोग, तो मतलब टी गार्डन्स वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा है ना, तो इस वजह से वहां पे उनको भेजा गया। अब वो वहीं पे सेटल हो गए, बट क्योंकि इनकी ज्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है वहां रहते हुए, इसलिए इनको कंसीडर किया जाता है इंडियन तमिल्स के रूप में। तो ये है नेटिव तमिल्स जिनके बहुत पीढ़ियों से पीढ़ियां यहीं रह रही है। इंडियन तमिल्स वो है जो उस टाइम में लेबर्स बन के जो गए थे श्रीलंका, वो लोग हैं। आगे हम देखते हैं सिंहाला स्पीकर्स 74%, Tamil speaker 18%. Among the Tamil, there are two subgroups, Tamil natives and Indian Tamils. Tamil natives are called Sri Lankan Tamils. इनको हम क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम भी हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तो ये वहां पे 13% जो थे ये थे। क्लियर। अब हमने क्या कहा, ये सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले हो गए, तमिल लैंग्वेज हो गए, तमिल में 2 सब ग्रुप्स हो गए, एक श्रीलंकन तमिल्स हो गए और एक इंडियन तमिल्स हो गए। श्रीलंकन तमिल्स जो है 13% जो है वहां की पॉपुलेशन कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ दी, अब हमने क्या कहा, हाँ 13%, the rest whose forefathers came from India as plantation workers are called Indian Tamils. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist. अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो सिंहाला बोलने वाले जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी में है, वो एक जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म को वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब हमने कहा जो हमारे तमिल्स होंगे, ये मोस्टली तमिल्स कौन से होंगे भाई, जो या तो मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे। हमारे यहाँ से गए हुए लोग या तो हिंदू या मुस्लिम होंगे। सिंहाला वाले तो मोस्टली जो है बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। क्रिश्चियंस भी जो है, इसमें एक और जो हमने बात करी, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस भी है जो 7% है, ये क्रिश्चियन भी 7% है, लेकिन ये या तो सिंहाला बोल रहे हैं या फिर वो लोग तमिल बोल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो अब चीजें समझना, यहाँ का एथनिक कंपोजिशन आपने देखा, आपने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखा, दोनों में डाइवर्सिटी है। यहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी दिख रही है, वहां पे भी डाइवर्सिटी दिख रही है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पे सिंहाला लैंग्वेज बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी फायदे हैं वो श्रीलंका को दिए, मतलब जो यहाँ के सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको दिए जा रहे थे। वो लोग जो है धर्म अपनाते थे बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को भी बहुत फॉस्टर करती थी वहां की गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अब एक कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है, वहां पे क्रिश्चियंस भी हैं, वहां पे आप देखोगे कि जो सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले भी है, वहां इंडियन तमिल्स भी है, श्रीलंकन तमिल्स भी है, इतने सारे लोग वहां पे है। अब इस डाइवर्सिटी को आप कैसे हैंडल करते हो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखी हमने। अब डाइवर्सिटी तो दोनों कंट्रीज में देखो, आप चाहे बेल्जियम की तरफ चले जाओ या आप चले जाओ श्रीलंका की तरफ, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में आप देखोगे क्या, यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं हम फटाफट। ये बेल्जियम देख लेते हैं, यहां पे हम देख लेते हैं श्रीलंका को। दोनों में अभी कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं ना, अभी हम एथनिक कंपोजिशन वाला कर रहे हैं कि वहां पे कौन कौन सी कम्युनिटीज रह रही है। अभी हम लोग गवर्नमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, एक हमारे दिमाग में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक पिक्चर हम लोग बना रहे हैं। आप जो बेल्जियम में गए ना, हमने सीधा सीधा सा पहली चीज यहां करी कि 2 रीजन है वहां पे। एक है फ्लेमिश रीजन, ये एक बार दिमाग में आप बिल्कुल क्लियर कर लो, उससे क्या होगा आपको चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पार्ट हमारा वेलोनिया वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फ्लेमिश रीजन में कौन है, डच स्पीकिंग लोग है, डच स्पीकर्स यहां पर है। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर फ्रेंच स्पीकर्स है। यहां पे ये जो लोग हैं हमने बात करी, ये 59% है। ये हमने बात करी तो यहाँ पे 40% है। अब बाकी एक बच्चा कहाँ गए, तो ये लो भैया, ये आ गए जर्मन स्पीकर्स भी लोग हैं। हम बोले हम भी हैं, बोले हमारा नंबर कम है बट हम भी यहाँ पे है। तो आपने देखा, मैंने ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाई, ये मैंने पूरे बेल्जियम के लिए बनाया है। अब सेम चीज आप जो है, अब इसमें एक और डिवीजन हम देखेंगे, वो है ब्रसेल्स के अंदर।
ब्रसेल्स के अंदर जब आप देखते हो तो वहां पे भी दो लैंग्वेजेस चल रही है, एक है डच और एक है फ्रेंच। डच बोलने वाले केवल 20% है और फ्रेंच बोलने वाले 80% है। क्लियर मेजॉरिटी है। तो अब आपने इन दोनों देखो, एक ही कंट्री की बात हो रही है, बट जब हम कैपिटल में गए तो वहां पे जो है फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा है। जब हम पूरी कंट्री के अंदर की बात करते हैं तो वहां पे डच स्पीकर ज्यादा है। अब भाई किसको हम डोमिनेंस दें? यहाँ पे तो किसी को हम नहीं बोल सकते ना भैया तुम ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि मेजोरिटी दोनों जगह। अगर आप कैपिटल सिटी में गए हो तो वहां पे फ्रेंच स्पीकर ज्यादा है, और पूरी कंट्री की बात करते हो तो वहां पे डच स्पीकर ज्यादा है। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे हो चुकी है। तो अब पावरफुल कौन, अलग अलग जगह की अलग अलग स्थिति है ना। ये पूरी आप सेंट्रल लेवल पे बात कर लो या आप जो है स्टेट लेवल पे बात कर लो, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। श्रीलंका की जब मैंने बात करी है तो वहां पे हमने कहा एक सिंहाला बोलने वाले लोग हैं। जब मैंने दूसरी वाली बात करी तो वहां पे तमिल बोलने वाले लोग हैं। तीसरी जब मैंने बात करी तो वहां पे क्रिश्चियंस भी आते हैं, मतलब अगर धर्म की बात की जाए तो। अब हमने कहा सिंहाला जी लैंग्वेज वाले यहाँ पे 74% हो गए, ये हमारे पास में 18% हो गए। क्रिश्चियंस हमारे पास में जो बचे हमारे पास 7% हो गए। सिंहाला लैंग्वेज वाले जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तमिल्स में दो सब ग्रुप्स आ जाते हैं, एक है हमारे पास में जो नेटिव तमिल्स, और दूसरी तरफ हमारे पास में आ गए इंडियन तमिल्स। ये पूरी की पूरी बात यहां पे चल रही है। ये 13% यहां पे हो गए। अब यहां देखना, ये बुद्धिज्म को कर रहे हैं। अगर तमिल बोलने वाले लोग हैं तो मेनली ये किसके, एक तो या तो मुस्लिम रिलीजन को मानेंगे या हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे, और 7% जो बचे क्रिश्चियन है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पे पूरी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें मेजोरिटी श्रीलंका की ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पे देखना डाइवर्सिटी दोनों कंट्रीज के अंदर है, बट अब चीजें समझना। यहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिंहाला लैंग्वेज है ना, इसको ज्यादा यहाँ पे क्या है प्रेफरेंस दी जाती है हर जगह, चाहे वो जॉब हो, चाहे हमने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे इकोनॉमिकली सोशली, हर जगह जो है इन लोगों को ज्यादा, क्योंकि ये धर्म भी बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं तो बुद्धिज्म धर्म को भी यहाँ पे ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ये चीज है। तमिल लोग हैं, अब वो बोल रहे हैं भाई हम भले नंबर में कम है बट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एटलीस्ट हमारे लिए भी तो कुछ करो तुम। तो यहाँ पे जो है सारी जो है वेजिटेरियनिज्म जो यहाँ पे अपनाया जाता है, मेजोरिटी जो है उसको पावर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेरियनिज्म अपनाने की वजह से यहाँ पे क्या सिंहाला लैंग्वेज को ज्यादा ऊपर उठा दिया गया, और बाकी जो तमिल वाले उनके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। तमिल वालों ने इशू क्रिएट कर दिया कि भाई हमारे बारे में तो थोड़ा बहुत सोच लो। तो इस केस में क्या होने लगा कि इन लोगों के बीच में हमें क्या देखने को मिली, हमें यहाँ पे देखने को मिला सिविल वॉर। सेम कंडीशन है, देखो यहाँ पे भी सिविल वॉर है, यहाँ पे भी सिविल। और जो श्रीलंका है वो तो हमारे यहाँ पे हमारे एक साल बाद में ये भी आजाद हो गया 1948 में। 1948 में जब ये आजाद हो गया, डेमोक्रेसी यहाँ पे आ चुकी है, गवर्नमेंट यहाँ पे बन रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये चीजें होने लगी तो तमिल जो थे वो लोग एक अलग एरिया की बात करने लगे, तमिलेनियन। बोले हमारा एक कोई एरिया तो कर दो जिसमें हम केवल तमिल वाले लोग ही सब चीजें कर सके। तो ये इशू चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि सिंहाला लैंग्वेज को मेजोरिटी लैंग्वेज होने की वजह से उसको प्रेफरेंसेस दी जाने लगी थी। तो वहां पे जो तमिल लोग थे, जो लोग रह रहे थे वहां पे, जो भी सिटीजन्स थे, उनका ये मांग थी कि भैया अगर आप हमें साथ में रख के हमें बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते तो आप हमें अलग स्टेट कर दो ना, हमारे लिए एक अलग वो बना दो स्टेट जिसमें हम आराम से अलग से रह सके, हमारी खुद की गवर्नमेंट वहां पे होगी, ये सारी चीजें कर दो। बट इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जब इस चीजों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। और मतलब वहां पे अब हमेशा देखना, सिविल वॉर जब भी होगी ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। वहां पे हमेशा पॉलिटिक्स में यही चीजें चलेगी, गवर्नमेंट गिराई जाएगी, गवर्नमेंट दूसरी बनेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्टेप्स नहीं लिए गए थे, वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया गया था, इसलिए हमें यहाँ पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में जब 1950-60s की बात करती हूँ तो बेल्जियम में भी सेम चीज थी, बट यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया गया है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देख के इसका सोल्यूशन ढूंढने की बात की गई, और सोल्यूशन मिला ये कि नहीं, आप अकोमोडेशन यूज करो, यानी कि जरूरत के हिसाब से चीजें करो, जो सही है उस चीज को करो, अकोमोडेट करो चीजों के साथ में। मतलब
बेल्जियम में अगर डच स्पीकर ज्यादा है तो वहां पे भी कोई अकोमोडेशन देखो, अगर ब्रसेल्स में ये सिचुएशन आपको देखने मिल रही है तो वहां पे भी कुछ करो। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ऐसा ना करना है, हमें क्या करेंगे, हम ऐसा सोल्यूशन निकालो कि ये पूरे सिविल स्ट्राइफ जो है सारी मिट जाए, टेंशन मिट जाए और लोग शांति से प्यार पूर्वक एक साथ, प्यार से एक साथ रह सके। तो यहाँ पे जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन ये लिया कि यहाँ पे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, नंबर ऑफ जो डच स्पीकर और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकर जिनको बराबर रख दिया गया। बोले ठीक है भैया तुम शांति से रहो, हम अगर सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर हम बेल्जियम के बारे में बात कर रहे हैं तो भी वहां पे अगर मान लो 100 लोग हैं तो 50 उसके अंदर से जो है हमने कहा कि फ्रेंच स्पीकर भी बराबर होंगे, उसके अंदर वो हमारे डच स्पीकर भी बराबर होंगे और जर्मन स्पीकर्स भी बराबर होंगे। ये चीज वहां पे ध्यान में रखी गई थी ताकि किसी भी तरह की टेंशन ना हो कि हमें वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो ये चीज करके उन्होंने करी। सेकेंड चीज उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने क्या कहा कि जो जर्मन स्पीकर्स हैं या फिर हमने कहा डच स्पीकर्स हैं या फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए वोट करें और उसमें कम्युनिटी जो है गवर्नमेंट बन के सामने आएगी, जिससे क्या है मान लो उस लैंग्वेज की, मान लो उस कल्चर की कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उस केस में वो लोग बैठ के आपस में डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकाल सके, क्योंकि उस लैंग्वेज के बारे में, उस कल्चर के बारे में वो लोग अच्छे से जानते हैं ना। आज हाँ हमारे स्टेट का कल्चर अच्छे समझते हैं बट दूसरी स्टेट का कल्चर हमें नहीं पता ना। जैसे आज हमें कोई कह दे कि आप केरला का जो है लैंग्वेज है वो उसके बारे में इश्यूज में डिस्कशन में जाओ तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें वहाँ का कल्चर नहीं पता, हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता, तो हम किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। बट वहाँ की जो सेम जो हमने कहा लैंग्वेज वाले जो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी होगी तो वो आराम से डिसीजन ले पाएगी। तो यही सारे के सारे सोल्यूशन किए गए कहाँ पे, बेल्जियम में, इसलिए वहां पे बिल्कुल शांति है, किसी तरह के वहां पे लोगों में टेंशन नहीं थी। बट श्रीलंका में इस जो है अकोमोडेशन को छोड़ के मेडिटेरेनिज्म की तरफ ध्यान दिया गया, इसलिए वहां पे हमें सिविल वॉर जैसी कंडीशन देखने को मिली। 2009 तक सेम सिचुएशन वहां पर रहती है। 2009 तक मतलब आपको ये सिविल वॉर जैसी कंडीशन ही वहां देखने को मिलती है, सोल्यूशन नहीं मिल पाता। स्टोरीज क्लियर हो गई बिल्कुल दिमाग के अंदर। अब देखो ये स्टोरीज हमें क्या शिक्षा देती है, ये हमें क्या मैसेज देती है, वही है ये क्या मैसेज दे रही है कि यहाँ पे इन लोगों ने देखो पार्शियली अपनाया, इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, इन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा, किसी एक को मेजोरिटी में नहीं रखा, किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंसेस नहीं दी, इस वजह से यहाँ पे शांति रही, सबको इक्वली ट्रीट किया गया। यहाँ पे एक लैंग्वेज को बहुत ज्यादा पावरफुल बताया गया, उनको ज्यादा मेजोरिटी में दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे सिविल सिचुएशन, हमें सिविल स्ट्राइफ जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यही हमारा चैप्टर है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। ये पूरा चीजें हम पूरा समझ चुके हैं। ये देख लो, ये वाला जो ऊपर वाला जो हमने कहा ये वाला रीजन और ये वाला रीजन है, तो ऊपर वाला जो है फ्लेमिश और नीचे वाला वलोनिया पार्ट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। अब ये जो 1% मैं बता दी थी ना आपको, ये वाला, ये 1% है जर्मन स्पीकर्स, ये हमारा हो गया वलोनिया और ये हमारा हो गया फ्लेमिश। क्लियर, ये हो गया हमारा क्लियर उस चीजें। आगे बढ़ते हैं बबन। अब आ जाइए भैया, अब श्रीलंका की बात करते हैं। छोटा सा हमारा है, सारी चीजें हमने बात करा दी क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन लोग फेस कर रहे थे, मेडिटेरेनिज्म लेके आए थे। अब सिंहाला लैंग्वेज में क्या मतलब ऐसे क्या क्या चीजें करी थी वहां पे गवर्नमेंट ने, तो वो थी देखो, एक तो 1956 में, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद करना, 1956 के अंदर श्रीलंका गवर्नमेंट क्या करती है, सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देती है। मतलब वहां पे देखो अब कि वहां पे जो है वो तमिल बोलने वाले लोग भी थे बट उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी कौन सी, सिंहाला। जो लोग सिंहाला बोलने वाले हैं उनको हर जगह तवज्जो दी जाएगी, उनको इंपॉर्टेंस वहां पे दी जाएगी, ये चीजें वहां पे की जा रही थी। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती थी, जो लैंग्वेज जो सिंहाला बोलने वाले लोग है ना उनको हर जगह प्रेफरेंसेस देती थी। आप जॉब में चले जाओ, एडमिशंस में चले जाओ, किसी भी रिप्रेजेंटेशन में चले जाओ, हर जगह अगर आपने मेंशन कर दिया कि मैं भाई सिंहाला लैंग्वेज बोलता हूं तो आपको हर जगह प्रेफरेंसेस दी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही है, लगी थी। एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हैं। एक नया इंस्टीट्यूट, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है कि ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे जिसकी वजह से तमिलियंस जो थे उनके मन में उनको लेके नेगेटिव फीलिंग आने लगी थी। ठीक है, तो पहली चीज तो एक 1956 में एक एक्ट पास कर दिया जिसमें सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। सेकंड थिंग है प्रेफरेंशियल जो है उन्होंने पॉलिटिक्स अपनाना स्टार्ट कर दिया था, प्रेफरेंसेस देने लग गए थे। फिर उसके बाद में क्या है, तीसरी चीज, अभी तो लैंग्वेज को ही लेके इशू था, अब तो तीसरी और भी एक चीज आ गई कि अब वो धर्म को भी बीच में ला रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक एक्ट डाला था
उसमें लिखा है स्टेट जो है ना वो बुद्धिज्म को फॉस्टर करेगा, मतलब उसकी सुरक्षा करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये चीजें भी होगी, जिससे लोगों के मन में बहुत ज्यादा ये फीलिंग आने लगी कि ये लोग केवल क्या कर रहे हैं, उन्हीं उन्हीं लोगों को कर रहे हैं, हमारी कल्चर हमारी लैंग्वेज की तरफ तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे, केवल जो है बुद्धिज्म और सिंहला लैंग्वेज के प्रति ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, ये सब चीजें हो रही थी। अब ये मैंने सारा आपको बताई थी आगे की स्टोरी। अब आ जाइए भैया, क्या आपने सब चीजें, अब जो मैंने अभी बेल्जियम के बारे में बताई ना किस तरीके से वहां पे सारी चीजें अच्छी हुई, अकोमोडेशन क्या था उसको एक बार फटाफट रीड करते हैं। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अब उन्होंने क्या करा, 4 टाइम्स जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जैसी जरूरत पड़ती गई, जैसी जरूरत हुई उस हिसाब से चीजों में चेंजेस किए। ऐसा नहीं रिजिड हो गए वो कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ वही होगा, नहीं, वो अमेंडमेंट्स कर रहे थे, चेंज कर रहे थे जैसे उस टाइम की मांग थी। टाइम सो दैट टू वर्क out an innovative arrangement that would enable everyone to live together in peace and harmony, ताकि 4 टाइम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया ताकि वहां रहने वाले सारे लोग प्रेम पूर्वक प्यार से शांति से रह सके, वहां पे इश्यूज ना हो उसमें, इसलिए कराए। तो उन लोगों को क्या करा, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था, उन्होंने इक्वली नंबर उनके जो है इक्वल कर दिए थे। साथ ही साथ में उन्होंने अकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई थी कि भैया सभी लोगों के बारे में सोचना है, किसी एक के बारे में नहीं सोचना है। इसकी वजह से वहां पे सिविल स्ट्राइफ नहीं देखने मिली, सब लोग अच्छे से रहने लगे। स्टोरी यहां पे खत्म होती है। अब आ जाओ, क्या सीखा हमने इस चैप्टर से, क्या सीखा हमने बेल्जियम से, क्या सीखा हमने श्रीलंका से? यही सीखा कि जिस कंट्री में पावर शेयरिंग है वहां शांति है, जिस कंट्री में मेडिटेरियनिज्म है वहां पे सिविल स्ट्राइफ है। तो इसलिए हमें समझ में आया कि ये बहुत जरूरी है कि किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। तो अब इस चीज में हम पढ़ेंगे 2 चीजें, एक प्रूडेंशियल रीजंस कि क्यों जरूरी है भाई। अगर मैं कहूं पावर शेयरिंग जरूरी है तो आप पूछोगे ना मैम क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि एक तो प्रूडेंशियल रीजन होते हैं और एक मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन होते हैं कि जो हमने बाकी जगह हो रही हुई चीजें उसे सीख ली, कुछ सीखा हमने, और इसलिए जो है वो होते हैं हमारे जो हम एक्सपीरियंस करके आए, एक्सपीरियंस करा, जैसे हमने बेल्जियम की स्टोरी में एक्सपीरियंस किया कि वहां पे पावर शेयरिंग करी उन्होंने, इसलिए अच्छा रहा उनके साथ में। लेकिन श्रीलंका में उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं करी तो उनके लिए खराब रहा। तो ये हमने सीख के आए हैं वहां से कि जहां पे पावर शेयरिंग होगी वहां पे सिविल स्ट्राइफ, सिविल टेंशन, सिविल वॉर जैसी कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें होती है किसमें, जहां पे होता है। तो पहला हमारा जो है वो है हमारा प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस से हमने चीजें सीखी है। दे स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। ये चीज है कि अभी हमने दोनों में देखा ना, बेल्जियम से अच्छा रिजल्ट आया और श्रीलंका में जब ये चीजें नहीं की गई तो गलत रिजल्ट आया। तो ये चीजें हमने सीखी ना, एक्सपीरियंस से सीखी। It helps to reduce the possibility of conflict between social groups since social conflict often leads to violence and political instability। देखो एक एथनिक ग्रुप आ रहा है, तो एथनिक ग्रुप क्या होता है वो देखना। एथनिक ग्रुप मतलब एक कंट्री के अंदर अगर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं, तो एक कल्चर, एक स्पेसिफिक कल्चर या जो लैंग्वेज है उसको बोलने वाले सारे लोगों को एक एथनिक ग्रुप कहा जाता है। दूसरी लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को, जैसे हमने कहा बेल्जियम में फ्रेंच एक हमने कहा एथनिक ग्रुप अलग हो गया, डच एक एथनिक ग्रुप अलग हो गया। इस तरीके से जो है एथनिक ग्रुप होते हैं। सिविल वॉर क्या होते हैं, जब एक ही कंट्री के डिफरेंट रीजन या एथनिक ग्रुप्स के बीच में हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, तो वो सिविल वॉर वाली कंडीशन होती है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब लेवल पे जो है मारकाट होती है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, पहली चीज अगर मैं आपसे कहूं प्रूडेंशियल रीजन में, तो पहली चीज तो क्या हुई है आपको इसमें कि ये रिड्यूस करती है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देख ही लिया ना हमने, जब सबको अपनी राइट दे दिया तो सबको ही लगा नहीं यार मैं भी इंपॉर्टेंट हूं यहाँ पे, मैं निग्लेक्टेड नहीं हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं लगा ना, तो वो सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो यही है कि अगर हमने पावर शेयरिंग करी तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज क्या होती है, इससे जो है स्टेबिलिटी रहती है पॉलिटिक्स इन पॉलिटिकल ऑर्डर। शांतिपूर्वक से सब चीजें होती जाएगी। कैसे,
एक गवर्नमेंट है 5 साल में अपना पूरा पूरा टेन्योर पूरा करेगी, फिर इलेक्शंस होंगे, फिर 5 साल में नई गवर्नमेंट आएगी, इस तरीके से चीजें होगी। लेकिन अगर सिविल वॉर जैसी कंडीशन है तो एक गवर्नमेंट बनी, फिर लड़ाई झगड़े हो गए, फिर दूसरी उस गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, तो एक इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन नहीं रहती है, स्टेबल गवर्नमेंट हमारे सामने आती है। फिर तीसरी चीज क्या हो जाती है, कभी भी मेजॉरिटी डोमिनेट नहीं करती। मेजॉरिटी जो डोमिनेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं दिखता, ठीक है। तो मेजॉरिटी डोमिनेशन वहां पे नहीं है, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तीसरी चीज हमारे यहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी को कम करती है। तो ये तो हमने जो भी बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से समझे ना, ये समझ लो उससे सीख मिली है हमें। अब मॉरल चीजें कई जगह नहीं होती, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, कुछ हमारे मॉरल रीजंस भी होते हैं ना जिस वजह से हमें करना पड़ता है। मॉरलिटी भी कोई चीज होती है ना, उसी तरह से ये तो हो गई प्रोडेंशियल रीजन कि हमने सीखा, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है पावर शेयरिंग को अपनाया। कुछ मॉरल चीजें भी होती है हमेशा, मॉरल जैसे बुक्स में लिखा हो ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सारी होने वाली जो चीजें हैं वो यही है कि जैसे एक कोई भी एक अच्छी गवर्नमेंट है, वहां पे सभी लोगों के लिए बहुत सारे पॉसिबल होने चाहिए, उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप जो हमने कहा कास्ट है, रेस है या रिलीजन है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये सारे मॉरल रीजन है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि जहां पे पावर शेयरिंग है वहां पे ही डेमोक्रेसी आपको है। अगर आप अच्छी डेमोक्रेसी की बात करते हो तो वहां पे आपको पावर शेयरिंग देखने को मिलेगी। अगर अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है तो पावर शेयरिंग नहीं है। पावर शेयरिंग नहीं होने की वजह से आप देखो इनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगी, हमेशा जो है माइनॉरिटी को मेजोरिटी डोमिनेट करेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and those who to live with its effect. अब हमने क्या पावर शेयरिंग है, एक डेमोक्रेटिक रूल है, अगर उसमें सब जगह सबको इक्वली पावर दी जा रही है, सबके अंदर जो है इक्वली आपने पावर शेयर की है, तो उस केस में क्या है, सब लोग जो वहां शांति से रहे, मतलब लोग जो भी उसके इफेक्ट में आ रहे हैं वो सब लोग अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे। People have the right to be consulted and how they are to be governed. अब यहाँ पे हमने कहा पावर अगर किसी एक आदमी के हाथ में दे दी, वो सुबह उठा, आज उसको डिसीजन लेना, उसने लेकर फ्री कर दिया, ये चीजें होंगी। बट अगर हमने कहा वो पावर शेयरिंग है तो हर कोई क्वेश्चन रख सकता है ना, नहीं आपने ये डिसीजन गलत दिया है, ये डिसीजन आपको ऐसे लेना चाहिए था, ये आपने गलत करा, तो क्वेश्चन उठा सकता है, बात कर सकता है। तो यहाँ पे कंसल्टेशन हो पाती है इसकी वजह से। नहीं तो क्या होगा, एक आदमी बोलता रहेगा, फिर दूसरा आदमी उसको मतलब दूसरे की किसी की सलाह तो मानी ही नहीं जाती ना वहां पे। तो यहाँ पे ये कंसल्टेशन हो पाता है पावर शेयरिंग है तो। अगर पावर शेयरिंग है तो कंसल्टेशन नहीं हो पाता है। अब हमने क्या कहा, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. अब हमने क्या कहा, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक लीगल गवर्नमेंट जब भी मिलती है जब उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। तो पावर शेयरिंग में यही है, और उससे जो है सिस्टम के अंदर स्टैक बना रहता है, एक दृढ़ता बनी रहती है उसके अंदर, ठीक है। नहीं तो क्या इनस्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी, दो स्टोरीज बड़ी, बेल्जियम और श्रीलंका। फिर हमने कहा क्यों डिजायरेबल है, क्यों होनी चाहिए, तो प्रूडेंशियल रीजन हमने पढ़ लिया, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं करती है। मॉरल रीजंस की अगर बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी है तो उसके अंदर पावर शेयरिंग होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगी, वही मेजोरिटी उसको करना स्टार्ट कर देगी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ये सारे के सारे उसके रीजन है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा डिफरेंट जो हमने कहा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। एक वर्टिकल है और एक जो है हमने कहा हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल जो है वो इस तरीके से होता है कि लेवल बाय लेवल होता है, जैसे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। इस चीज में आपके देखते हो वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि सेंट्रल के पास पूरी पावर्स होती है, उनसे थोड़ी सी पावर हमने लेके किसको दे दी, सेंटर को दे दी। फिर हमने स्टेट से लेकर कुछ पावर हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दी। इससे क्या है, पावर हमने सबके बीच में इक्वली बांट दी। ये हमने क्या कहा, इसके अंदर जो है सब सेम फेस पे नहीं है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से। तो हमने क्या कहा इसमें, इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट होती है पहली, दूसरी हमने कहा प्रोविंशियल लेवल या स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारी, तीसरी लोकल लेवल या रूरल या अर्बन होता है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, ये सारी इस तरीके से होती है।
अब हमने क्या कहा, ये तो हो गया हमारा जिसमें सबके पास में हमने कहा सेम लेवल पे नहीं है, सबसे ऊंचाई फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे, मतलब सबसे ऊपर तो हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट होती है। ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें देखा। अब दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई, ये सब चीज समझनी पड़ेगी। अब हमें देखो बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज है उसमें आपको दो लेवल देखने को मिलते हैं, एक सेंट्रल लेवल और एक दूसरा हमारा स्टेट लेवल। मतलब सब कंट्रीज के अंदर हम लोग नहीं कहते कि होता ही है, हमारे इंडिया में भी हम कह सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी थर्ड लेवल है ही नहीं, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं अभी, हमारे लोकल लेवल हमारे यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो ये पंचायत वगैरह कुछ स्टेट्स में है और कुछ स्टेट में नहीं है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, वो पीछे में सब समझा के आई हूँ आपको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये जो है हॉरिजॉन्टल वाली जो है इसमें आप देखोगे ये सब सेम लाइन में खड़े, ठीक है, ना किसी के पास में पावर कम है ना किसी के पास पावर ज्यादा है, सब इक्वल है। इनकी अपनी खुद की पावर है, इनकी खुद की पावर है, इनकी पावर है, लेकिन कम ज्यादा वाला सिस्टम नहीं है। अगर मान लो इसके अंदर लेजिस्लेटिव अगर कोई डिसीजन गलत लेता है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनके ऊपर चेक लगा सकते हैं, ध्यान रखते हैं इस चीज का, बट हाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते। इन्होंने अगर कोई गलत किया है तो उसके बारे में बताया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इनके मैटर्स में ये बोलने लग जाते हैं हर जगह। अगर कोई गलत डिसीजन आया तो उसमें लेजिस्लेचर जो हमारे लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जैसे सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं वो सब लोग इसमें आते हैं जो इनके बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कोई इनके लॉज को नहीं मानता तो उसके लिए जुडिशरी वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे सारे इसमें होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमारा जो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमने कहा लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इस तरीके से हमने क्या करा, सबको अपनी अपनी पावर बांट दी, ताकि अगर ये गलत करेगा तो ये इसके बारे में बोल देगा, वो गलत करेगा तो इससे क्या होगा, इनके बीच में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। ये सारी की सारी चीजें इसमें हो रही है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब है इसके अंदर मैंने आपको कहा एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना रहता है। आखिर वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से हमें पढ़ना है। चेक्स एंड बैलेंस का एग्जीक्यूटिव्स है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स है और जुडिशरी है। ये तीनों एक दूसरे के काम पे नजर रखते हैं, और अगर कुछ गलत करता है, अपने पावर्स का मिसयूज करता है, तो उस केस में ये लोग बोल सकते हैं और ये जो है कोई गलत डिसीजन होने से पहले ये डिसीजन ले सकते हैं। बट जो हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग है उसमें स्टेट के मामले में ज्यादा सेंट्रल नहीं बोल सकता है। ये सब चीजें हैं कि वहां पे एक दूसरे वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होता है, यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। तो द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज रेफर्ड टू एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बिकॉज ऑल थ्री ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। मैंने बताया ना सेम लेवल पे, किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, किसी के पास कम पावर नहीं है, तो सेम जब उसमें है तो सबके पास इक्वल पावर है, सब अपना अपना काम करो। बट अगर किसी ने गलत किया है तो उस केस में वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। The power distribution ensures that no organ enjoys unlimited power. किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कि अपनी मर्जी से सब चीजें कर पाएगा। Each organ exercising a check on the others. यानी कि लेजिस्लेचर पे एग्जीक्यूटिव भी ध्यान रख रहा है, जुडिशरी भी ध्यान रख रहा है, एग्जीक्यूटिव पे लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी पे, तो सब लोग उस पर ध्यान रख रहे हैं, जिससे वो लोग कभी भी अपनी पावर का मिसयूज करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। डन। अब जो मैंने आपको बताया ये डिफरेंशिएशन, हम इसमें फटाफट देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। पहली चीज है हॉरिजॉन्टल जो इसमें होती है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में होती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला पॉइंट तो यही है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है पावर, और यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में होती है। यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स में हो रही है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे ऑर्गन्स में, वहां पे लेवल्स में, वहां पे हायर टू लोअर, यानी सबसे हाईएस्ट जो है पोजीशन सेंटर, स्टेट एंड देन लोकल लेवल। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, और जो जुडिशरी है उसका अपना काम है। मतलब सबके पास में अपनी पावर्स सेपरेट है, सबके पास अपनी अपनी पावर्स है, अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करो, आपका जो आपका एरिया है उसके अंदर अंदर आपको काम करना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे आपने काम समझा दिया, तुम लॉ बनाओगे, तुम लॉज को एग्जीक्यूट करोगे, और तुम अगर नहीं मानते हो तो तुम्हें उनको पकड़ना है और उनको बताना है कैसे मनवाना है। बट वर्टिकल इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है सब चीजें कि भाई किस तरीके से सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनेगी, कैसे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनेगी, क्या क्या पावर्स जो है स्टेट के पास होगी, क्या पावर सेंट्रल के पास होती, क्लियरली वहां पे चीजें मेंशन है, उससे ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है। इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, जिसमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के कामों पर नजर रखता है, बट यहाँ पे ये चीजें नहीं होती है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्यों?
यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, वही चीजें होनी है, तो इसलिए वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होता है, यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। तो ये आंसर हमें याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने दो एग्जाम्पल देख के आए हैं, बेल्जियम और एक श्रीलंका। अब उसको भी एक बार वापस से देख लेते हैं, अगर इनको दोनों में जो है इसमें आ जाता है कि पार्ट शेयरिंग मॉडल ऑफ बेल्जियम आ जाए या मॉडल ऑफ श्रीलंका आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए। बेल्जियम में आपने देखा कि किसी भी तरह की डज नॉट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, किसी को भी मेजोरिटी को प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती है, सब मेरिटोरियस फॉर्म में हो, सबको इक्वल नंबर वहां पे है, जो मेरिट में आएगा उसको वहां पे जॉब मिल जाएगी, ये चीजें। बट यहाँ पे जो है सिंहाला लैंग्वेज जो थी उसके लोगों को प्रेफरेंसेस दी जा रही थी, जॉब्स में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, हर जगह उनको प्रेफरेंसेस दी जा रही थी। तो ये लोग जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे। सेकंड थिंग ये यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, तीनों की बताई ना, डच की अलग बनी, फ्रेंच की बनी, जर्मन की बनी, इन तीनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी ताकि इनके कुछ इश्यूज होते हैं वही सॉर्ट कर ले। बट यहाँ पे जो है ऐसी कोई भी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे, केवल वो अपनी लैंग्वेज के लिए ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। थर्ड है, यहाँ पे जो है धर्म को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिला, बट यहाँ पे क्या है, बुद्धिज्म को उन्होंने ऑफिशियल रिलीजन बना लिया था। ये इनके बीच में डिफरेंस है। क्लियर है? अब ये सारी सारी चीजें इसमें है कि बेल्जियम के अंदर कौन कौन सा ऐसी चीजें वहां पे यूज की गई थी वो हमें देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच, ये सारी सारी चीजें तो हमने देख ली, इसको तो रहने देते हैं हम। ठीक है, ये सारा का सारा मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया है, सारे के सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं कि बेल्जियम गवर्नमेंट में क्या था, श्रीलंका में क्या था। अब आप अगर हम लोग इसकी समराइज करें इस चैप्टर को, तो हमने क्या है, एथनिक कंपोजिशन की बेसिस पे श्रीलंका बेल्जियम दोनों कंट्रीज डाइवर्स थी, बट उस जो डाइवर्सिटी हुई उसको अकोमोडेट जो है बेल्जियम ने अच्छी तरीके से किया। इसके लिए वहां पे जो आप देखोगे अच्छी तरह से गवर्नमेंट रन करवा रही थी, बट श्रीलंका में वेजिटेरियनिज्म को अपनाया गया था। इस वजह से क्या हुआ था कि वो लोग मतलब वहां पे आपको तमिलियंस जो है हमेशा गुस्से में दिखाई दिए, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको दिखाई देते हैं। वहां पे रिलीजियस जो है बेसिस अपनाया गया था, प्रेफरेंशियल बेसिस अपनाया गया था। इस वजह से आप देखोगे कि जहां पे पावर शेयरिंग थी वहां पे अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी रन कर रही है, जहां पे पावर शेयरिंग नहीं थी वहां डेमोक्रेसी हमें दिखाई नहीं देती। तो हमारा एक जो लाइन है, हमने कहा पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, इसका आंसर हमें मिल गया कि जहां हमें पावर शेयरिंग मिली वहां पे अच्छे से डेमोक्रेसी रन कर पा रही है, लेकिन जहां पे पावर शेयरिंग नहीं थी वहां पे डेमोक्रेसी अच्छे से रन नहीं कर पा रही। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें इस चैप्टर को अगर ऐसे स्टोरी हम याद करते हैं और स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिला तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और अच्छी तरह से आप लोग है अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए और जो है उनको रिवाइज पे रिवाइज करिए चैप्टर को। थैंक यू।